हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस। आई एम निशा। आज आपको पढ़ाएंगे वेपर प्रेशर के बारे में। जैसा कि आप फर्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अब द सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका वेपर प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है सॉल्यूशन, उसका फर्स्ट लेक्चर आप कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ योर सेकेंड लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वेपर प्रेशर के बारे में। अब वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, इवेपोरेशन। क्योंकि इवेपोरेशन अगर हम पढ़ेंगे तो हमें वेपर समझ में आएंगे, और वेपर समझ में आएगा तो वेपर प्रेशर समझ में आएगा। इवेपोरेशन की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने लिक्विड फिल किया हुआ है। आपको इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट पता है। इवेपोरेशन क्या होता है? एक सरफेस फिनोमेना होता है बेटा। दिस इज ए सरफेस फिनोमेना। ठीक है, तो अब आपने सरफेस के ऊपर आपने कोई लिक्विड फिल किया कंटेनर के अंदर। जब आप इसको एनर्जी देंगे सनलाइट के थ्रू, या इसको कोई भी एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी, तो क्या होगा, जो हमारे सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर इवेपोरेट होके किसमें जाएंगे, वेपर्स के अंदर जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन अराइज ये होता है, सरफेस के मॉलिक्यूल ही क्यों जाते हैं, हमारे सरफेस मॉलिक्यूल ही इवेपोरेट क्यों होते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये अगर इसके लिए दो बातें आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल हैं उनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3 साइड लग रही है इस तरीके से, और जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं उनको चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। तो जिसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी बाहर निकालने के लिए, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर सरफेस मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें कम एनर्जी लगानी पड़ती है, और कम एनर्जी लग के सरफेस मॉलिक्यूल जो है वो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज, हम दूसरा कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हैं कि आप यहाँ पर देखें तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल और जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियसली सरफेस पे वही मॉलिक्यूल होंगे बेटा, ऊपर मॉलिक्यूल वही उठे हुए होंगे जिनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी ज्यादा होगी वही मूव करेंगे, जिनके अंदर एनर्जी कम होगी, जो आलस से भरे हुए हैं वो नीचे बैठे हुए हैं। तो ऑब्वियसली कंपैरेटिव टू इनर मॉलिक्यूल्स, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी ज्यादा है, तो मुझे हल्की फुल्की एनर्जी और लगानी इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए, इनको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना होता है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल है वो बहुत इजीली यहाँ पे इवेपोरेट होते हैं और हमारे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर यहाँ पे बात करें, हमारा कंटेनर अगर ओपन है, ओपन कंटेनर में है, अगर हम ये प्रोसेस जो है वो कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर तो बनेगा नहीं, क्योंकि ओपन कंटेनर में अगर हम ये काम कर रहे हैं तो जो भी हमारे वेपर्स बनेंगे वो इवेपोरेट होके क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। इवेपोरेट अगर होके बाहर निकल जाएंगे तो कैसा, प्रेशर। ठीक है, तो वेपर्स तो बनेंगे बट प्रेशर नहीं बनेगा उनका। तो वेपर प्रेशर को समझने के लिए हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, द कंटेनर शुड बी क्लोज्ड। कंटेनर क्लोज होगा तभी जो वेपर्स है वो वेपर प्रेशर बना पाएंगे। सेकेंड थिंग, अगर आपको किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर मेजर करना है, आपको अगर किसी भी लिक्विड का बेटा वेपर प्रेशर मेजर करना है, तो आप बिल्कुल शुरुआत से नहीं करेंगे कि आपने हीट किया, 1-2 मॉलिक्यूल वेपराइज हुए और आपने वेपर प्रेशर मेजर करना शुरू कर दिया। नो, आपको वेपर प्रेशर मेजर करने के लिए इक्विलिब्रियम का इंतजार करना पड़ेगा। यानी जब रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन जब रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा, उस समय पे आप जो प्रेशर मेजर करेंगे एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट प्रेशर इज योर वेपर प्रेशर। उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर का नाम यहाँ पर देते हैं। भाई वेपर्स का कितना प्रेशर है, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही मेजर हो सकता है, दैट इज योर वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर हम प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर मान रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये कोई लिक्विड ए है, कोई भी लिक्विड ए ले लिया हमने, इसका हम वेपर प्रेशर मेजर कर रहे हैं। ये प्योर लिक्विड है, इसके अलावा और कोई लिक्विड नहीं है। तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा पी नॉट से। अब लिक्विड ए है तो हमने नीचे लिख दिया ए, पी नॉट ए रिप्रेजेंट्स यू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। एंड एज यू नो, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड। अब वेपर प्रेशर डिपेंड किस किस चीज पे करता है बेटा, नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर। आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते चलोगे वेपर प्रेशर उतना बढ़ता चला जाएगा। आप जितना ज्यादा टेम्परेचर कम करोगे वेपर प्रेशर उतना कम होता चला जाएगा। नेचर ऑफ लिक्विड मतलब अगर लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर कम बनेगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। सो वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर एक बात ध्यान रखना बेटा, नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वो किस पर डिपेंड नहीं करता, वो आपके कंटेनर के शेप, साइज वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है। कंटेनर किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, लिक्विड जितना वेपराइज होना है वो होगा।
ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर कि आपका लिक्विड जो है, सरफेस लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होता है, उससे वेपर्स बनते हैं, और अगर क्लोज कंटेनर में हम उस वेपर को कवर कर लेते हैं तो उनसे जो प्रेशर बनता है, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर आप रिप्रेजेंट करोगे P0 से, ठीक है, नीचे आप लिक्विड का नाम लिख दीजिएगा। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशंस में हमें ये वेपर प्रेशर मेजर करना पड़ता है, और जो वेपर प्रेशर होता है वो बेटा नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन द कंटेनर, शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। इज इट बेटा? चलिए अब पढ़ते हैं वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस का, क्योंकि हम सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं, बाइनरी मिक्सचर्स पढ़ रहे हैं, डेट आर होमोजेनियस इन नेचर, तो वेपर प्रेशर हम सॉल्यूशंस का पढ़ते हैं। वेपर प्रेशर हमने पढ़ लिया, अब वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस का पढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन बेटा दो प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, आप देख लीजिए, आपको बाइनरी मिक्सचर बनाना है ना, आपके सिलेबस में दो से ज्यादा कंपोनेंट से ज्यादा आपको नहीं जाना है, दो ही कंपोनेंट्स के साथ आपने डील करना है। तो बाइनरी मिक्सचर बनाने के लिए, होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए आप दो ही कंडीशन लगा सकते हैं, या तो दोनों के दोनों कंपोनेंट्स आपके क्या हो, वोलेटाइल हो, लिक्विड हो, या फिर आपका एक कंपोनेंट वोलेटाइल लिक्विड हो और एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल। ठीक है, आपको पहले बता देते हैं वोलेटाइल लिक्विड कौन सा होता है। एक होता है आपका वोलेटाइल लिक्विड, एक होता है आपका नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। वो लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल कौन सा होता है? जो बहुत इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, विच कैन कन्वर्ट इनटू वेपर्स वेरी इजीली, ठीक है, वो वेपर्स में चला जाएगा। और नॉन वोलेटाइल कौन सा होता है? जो वेपर्स में नहीं जाता है, ठीक है, वो सॉलिड भी हो सकता है, मैक्सिमम सॉलिड्स ही होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, तो बेटा यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। पहला केस, आपने दोनों लिक्विड लिए हैं और दोनों ही वोलेटाइल लिए हैं। दूसरा केस, आपने एक लिक्विड ले लिया वोलेटाइल और एक आपने कोई भी दूसरा कंपोनेंट ले लिया, दैट इज नॉन वोलेटाइल। दोनों नॉन वोलेटाइल नहीं हो सकते क्योंकि उसमें वेपर्स ही नहीं बनेंगे। तो हमारे पास दो ही केस बनते हैं। तो पहले केस की अगर हम बात करें, पहला केस हम लेके चलते हैं, बोथ लिक्विड्स आर वोलेटाइल, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ले लिया लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, एक ले लिया आपने लिक्विड ए, एक ले लिया आपने लिक्विड बी। जस्ट इमेजिन यहाँ पे आपने जो लिक्विड ए लिया हुआ है इन द फर्स्ट कंटेनर, आपका जो लिक्विड ए आपने लिया हुआ है, इन द सेकंड कंटेनर आपने लिक्विड बी लिया हुआ है, ठीक है। जस्ट इमेजिन आपने पहले लिक्विड्स को अलग अलग लिया हुआ है। तो फर्स्ट कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड ए लिया हुआ है, सेकंड कंटेनर के अंदर आपने क्या हुआ है? लिक्विड बी लिया हुआ है। तो लिक्विड ए जो है वो वेपराइज होगा और उससे जो वेपर्स बनेंगे, उन वेपर्स का जो वेपर प्रेशर होगा वो आप क्या से मेजर करेंगे? दैट इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ P0A। और लिक्विड बी जो होगा, जब वो वेपराइज होगा, उससे जो वेपर्स बनेंगे उनका जो वेपर प्रेशर आप रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज P0B। तो प्योर लिक्विड ए से वेपर प्रेशर होगा P0A। प्योर, यार क्या है? So the vapor pressure for the liquid A in the pure state, that is represented by P0A, and the vapor pressure for the liquid B in the pure state, that is represented by P0B। जैसा कि हम पढ़ चुके, प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है P0A और P0B, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटा? सॉल्यूशन बनाना है। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों लिक्विड्स को मिक्स करेंगे। चलिए मिक्स कर देते हैं। जैसे हमने इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स किया इस कंटेनर के अंदर, आपका लिक्विड ए भी है अब कंटेनर के अंदर और लिक्विड बी भी। अब भाई दोनों वेपराइज करेंगे, रोक तो हम सकते नहीं है किसी को, दोनों वोलेटाइल लिक्विड है, दोनों वेपराइज करेंगे। तो दोनों वेपराइज करेंगे तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय PA एंड PB। अब हम नोट नहीं लगाएंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं? मिक्स हो चुके हैं, यहाँ पे प्योर नहीं। अब यहाँ पर जो लिक्विड ए का वेपर प्रेशर होगा, द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड ए किस पर डिपेंड करेगा बेटा? भाई वेपर्स उतने ही तो बनेंगे जितना ए लिक्विड का नंबर ऑफ मोल्स हमने ले रखे होंगे, ठीक है। यानी टोटल में से ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, दैट विल गिव यू द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए। क्योंकि मिक्सचर में क्या होगा? टोटल मोल फ्रैक्शन हो गया, कंपोनेंट ए के मोल्स भी होंगे, कंपोनेंट बी के मोल्स भी होंगे। तो यहाँ पे टोटल में से कितना नंबर ऑफ मोल्स लिक्विड ए का है, दैट रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए इन द मिक्सचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए। Similarly, vapor pressure of the liquid B in the solution is directly proportional to the mole fraction of the liquid B present in the solution.
ठीक है भाई, टोटल में से कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके ए के हैं, आपका 1 नंबर ऑफ मोल है तो एक ही मोल उड़ेगा, 2 मोल 4 मोल तो उड़ नहीं सकते, 2 मोल है तो आपके 2 ही मोल उड़ेंगे, 3 मोल है तो आपके 3 ही मोल उड़ेंगे। कंप्लीटली वॉलेटाइल लिक्विड हमने लिया ही हुआ है, तो जितना भी मोल फ्रैक्शन आपका कंपोनेंट ए का होगा दैट विल गिव यू द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए, जितना भी मोल फ्रैक्शन आपका बी कंपोनेंट का होगा दैट विल बी गिव यू द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट बी। एंड दिस इज योर रोल्स लॉ। रोल्स लॉ यही कहता है, इन ए सॉल्यूशन the partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component present in the solution। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे रोल्स लॉ क्या डिफाइन करता है, दिस इज योर रोल्स लॉ, सेम दिस इज योर रोल्स लॉ। रोल्स लॉ क्या कहता है, रोल्स लॉ कहता है इन ए सॉल्यूशन the vapor pressure of any component is directly proportional to the mole fraction of that component present in the solution। उस सॉल्यूशन के अंदर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन कितने हैं जिसका वेपर प्रेशर आप मेजर करना चाहते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स। तो अब यहां पर हम देखें तो हमने क्या देखा कि जो हमारा मिक्सचर है, जो हमारा हमने सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, मान लीजिए वो कांस्टेंट के है, मान लीजिए वो कांस्टेंट क्या है, के है, उसको हमने के मान लिया। ठीक है, तो अब इस के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस इज योर रोल्स लॉ। ठीक है, अब इस के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेट अस कंसीडर कि हम इमेजिन कर लीजिए कि हम सॉल्यूशन बना रहे थे, हमने कंपोनेंट ए और बी को मिक्स करना चाहा लेकिन हम मिक्स करना भूल गए। ठीक है, मिक्स करना भूल गए, तो यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए कि यहाँ पर मिक्सचर नहीं है, प्योर ए है, प्योर लिक्विड ए है, कोई भी मिक्सचर नहीं है, यानी कि कंपोनेंट बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है, 0। कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन कंप्लीटली 1 है, क्योंकि आपको बताया था टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर होता है। तो कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन बिल्कुल ही 0 है। इज इट? अब कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू के, क्योंकि कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पी ए के बराबर हो जाएगी। और क्योंकि पी ये जो कंपोनेंट बी है वो है ही नहीं, तो पी ए किसके बराबर हो जाएगा बेटा, किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए के, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, हम सॉल्यूशन बनाना भूल गए। हमारा प्योर लिक्विड है और प्योर लिक्विड है तो हमारा क्या है, पी ए किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। अब पी नॉट, अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, पी ए इज इक्वल टू के एंड पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, सो वी कैन से पी नॉट ए दैट इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे जो हमारा k कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू द p नॉट a, पुट दिस इन दिस इक्वेशन, वी कैन से pa इज इक्वल टू p नॉट a मोल फ्रैक्शन ऑफ A। दिस इज योर इक्वेशन टू फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट A इन द मिक्सचर। इसी तरीके से वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B आप निकाल सकते हैं, pb दैट इज इक्वल टू p नॉट b मोल फ्रैक्शन ऑफ B। So for the solution, the total vapor pressure कैसे निकालेंगे आप, total vapor pressure that is PT is equal to PA plus में PB which is equal to P naught A mole fraction of A plus P naught B mole fraction of B। तो आप total vapor pressure जो है वो find out कर सकते हैं for the two non-volatile liquid by using the equation P naught A x A multiply plus में P naught B x B। आप इस तरीके से इनको find out यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे दो लिक्विड, दोनों मैंने वोलेटाइल लिए थे। फर्स्ट प्योर केस में इनका जो वेपर प्रेशर था पी नॉट ए पी नॉट बी, जब मिक्स हो गए हैं तो पी ए और पी बी, क्योंकि सॉल्यूशन बन चुका है यहाँ पे। और क्या वेपर प्रेशर होगा दैट डिपेंड्स ऑन देयर मोल फ्रैक्शन, दिस इज रोल्स लॉ, वो उनके मोल फ्रैक्शन पर ही डिपेंड करता है। भाई टोटल में से कितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे ए कंपोनेंट के हैं या टोटल में से कितने मोल फ्रैक्शन हमारे बी कंपोनेंट के। सो वी कैन फाइंड आउट दिस इक्वेशन और इससे हम टोटल वेपर प्रेशर जो है वो बहुत इजीली किसी भी सॉल्यूशन का फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट केस,
जो हमने कहा कि हमारा जो जो हमारे लिक्विड है दोनों के दोनों हमारे वोलेटाइल है, बोथ लिक्विड्स आर वोलेटाइल। तो उस केस में हमारा जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा वो क्या रहेगा, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन विच वन इज वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, एक हमने वोलेटाइल लिक्विड ले लिया और एक हमने क्या ले लिया, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ले लिया। ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड ले लिया और हमने नॉन वोलेटाइल यहाँ पे एक कंपोनेंट ले लिया। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल जो कंपोनेंट होगा वो तो वेपर प्रेशर देगा ही नहीं। मान लीजिए जो वोलेटाइल लिक्विड है वो A है और नॉन वोलेटाइल जो हमारा कंपोनेंट है वो B है, उसको मैं सोल्यूट मान लेती हूँ। चलो मान लिया चीनी है, चीनी पानी के अंदर। ठीक है, तब देखिए एक कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड A फिल किया हुआ है और एक कंटेनर के अंदर मैंने कंपोनेंट B फिल किया। तो कंटेनर A के अंदर जो लिक्विड है वो तो वेपराइज होगा, दैट विल गिव यू वेपर प्रेशर दैट इज इक्वल टू P नोड A। प्योर स्टेट में है बेटा तो इसको P नोड A बोलेंगे। तो कंपोनेंट B जो है ये तो वेपराइज हो ही नहीं रहा है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। दोनों को जैसे ही मैंने मिक्स किया तो यहाँ पे बन गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपका जो है कंपोनेंट A भी है और कंपोनेंट B भी है, पर सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट B तो वेपराइज होगा ही नहीं। तो जितना भी वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से बेटा, P यानी कंपोनेंट A की वजह से जो भी वेपर प्रेशर है दैट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो हमारा प्योर स्टेट में कंपोनेंट का वेपर प्रेशर था दैट इज P नोड A, दैट इज ऑलवेज मोर देन PA। वाई, इसका कॉन्सेप्ट क्या है देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कंटेनर है, उसमें आपने प्योर लिक्विड फिल किया हुआ है जिसके सरफेस पे हमारे मॉलिक्यूल्स इस तरीके से बैठे हुए हैं। जब आप इसको एनर्जी देंगे इवेपोरेट ये होगा तो सरफेस पर से 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल उड़ेंगे। 8 मॉलिक्यूल उड़ेंगे एक एनर्जी देने पे। मान लीजिए 100 किलो जूल एनर्जी देने पर आपके 8 मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव आउट होते हैं। ठीक है, अब आपके अंदर आपने इसके अंदर डाल दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो खुद तो वोलेटाइल नहीं, मतलब खुद तो इवेपोरेट होता नहीं है और दूसरे को भी नहीं होने देता। कैसे, देखो मान लीजिए आपने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर लिया है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह तो ऐसी होगी जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी घेरेगा। अब इसी सेम एनर्जी पर 8 की जगह 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल उड़ेंगे। तो मुझे अगर 8 मॉलिक्यूल उड़ाने हैं तो और ज्यादा एनर्जी और ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। मैं काम कर रही हूँ सेम टेम्परेचर पर, तो जिस टेम्परेचर पर इसमें से 8 मॉलिक्यूल उड़ रहे थे उसी टेम्परेचर पर इसमें से 5 मॉलिक्यूल उड़ रहे हैं। तो हमारा जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में दैट इज ऑलवेज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन दैट केस। ठीक है, और जो सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर वो हमने देख लिया। जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट A, क्योंकि B तो वोलेटाइल है ही नहीं। तो यहाँ पे A का जितना मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट A। और वहां पे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटाते हैं तो हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूला बन के आ जाता है। This is again Rolle's law. Vapor pressure of the component, any component in the solution is directly proportional to the mole fraction of that component present in the solution. ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने देखा जब हमने एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डाला वोलेटाइल लिक्विड के अंदर तो हमारा वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया है। वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया है। किसी भी लिक्विड के अंदर जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है, घट गया है। दैट इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसी कॉन्सेप्ट से मैं निकाल के लेके आ सकती हूँ एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आगे हम चारों डिटेल में स्टडी भी करेंगे। दैट इज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए जब हमने सॉल्यूट ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो हमारा वेपर प्रेशर कुछ कम हुआ है। कितना कम हुआ है, देखो पहले था P नॉट A, बाद में है PA, ये कम हुआ है इससे। तो कितना कम हुआ है कि हम कैसे निकालेंगे, P नॉट A माइनस PA। कैसे निकालेंगे, P नॉट A माइनस PA। अगर इसकी वैल्यू मेरे पास किसी भी तरीके से आ जाए तो आई कैन से दैट इज माई लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब मेरे पास ये पता है मुझे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है किसकी वजह से, कंपोनेंट A की वजह से है बेटा। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, हम कैसे लिख सकते हैं, PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू में XA।
लिख सकते हैं। अब मुझे ये पता है कि जब मैं मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ के आई थी तो मैंने कहा था ओवरऑल जो मोल फ्रैक्शन है बेटा वो 1 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ XA प्लस में XB इज इक्वल टू 1, सो वी कैन राइट दिस एज XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे? इस इक्वेशन को अगर हम इसमें पुट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? PA इज इक्वल टू P नॉट A 1 माइनस XB। इसको ओपन कर लीजिए, क्या बन जाएगा आपके पास? PA इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A XB। नाउ यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज, देखिए इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए, क्या बन जाएगा आपके पास? P नॉट A XB, इसको मैं इधर ले गई, प्लस हो गया ये माइनस से, ठीक है, और इसको मैं इधर ले आई तो क्या हो जाएगा? P नॉट A माइनस B। देखिए आ गया, आ गया। तो यहाँ पे क्या देखिए हमारे पास इक्वेशन बन के आई है P नॉट A XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PA। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं, इसको यहां से नीचे ले जाऊं तो क्या बन जाएगा मेरे पास? XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A। देखिए दिस विल रिप्रेजेंट योर लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जब हम कंप्लीट से इसको डिवाइड करते हैं दिस विल गिव यू रिलेटिव लॉवरिंग, क्योंकि हमने क्या किया? वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई है उसको रिलेट कर लिया टोटल वेपर प्रेशर से, मतलब प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से। तो दिस इक्वेशन गिव्स यू रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट B, यानी कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। यानी आप जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन को बना रहे हैं तो एक सॉल्वेंट के अंदर जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो उसकी वजह से हमारी वेपर प्रेशर में कमी आती है। हम उस वेपर प्रेशर की कमी को अगर रिलेट कर लें प्योर फॉर्म से तो आपको दे देगा रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड दैट रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो आपने उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए ऐड किया है। एंड दिस इज योर फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कि इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही क्यों कहते हैं और किस तरीके से इसका हम यूज कर सकते हैं। विद दिस आपका ये लेक्चर जो है हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आज हमने पढ़ा वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर को मेजर कैसे करेंगे, अगर हम एक सॉल्यूशन बना ले दोनों वोलेटाइल लिक्विड का तो वहां पर वेपर प्रेशर कैसे मेजर करेंगे, क्या उसका फॉर्मूला होगा, दैट इज अबाउट द रोल्स लॉ। एंड इफ वी ऐड अ वोलेटाइल लिक्विड एंड अ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, इफ वी कंबाइन देम, इफ वी मेक द सॉल्यूशन ऑफ देम, देन आप उसका टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कैसे फाइंड आउट करेंगे, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड करने पर आपका वेपर प्रेशर में कमी आती है, दैट इज लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अगर उस लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मैं रिलेट कर दूं टोटल यानी कि प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से, दैट इज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड दैट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एडेड इन द सॉल्यूशन। क्लियर है, समझ में आता है सभी को? आगे हम कल करेंगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एंड फर्दर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको समझ में आया है, बहुत अच्छे से क्लियर होता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि और सभी बच्चों को भी समझ में आए।